नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लेन होम में। ठीक है, अपन ने पहले लेक्चर में जो चीज़ें देखी, मैं अपनी क्लास को एक सुविचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो है वक्त आपका है। क्या वक्त आपका है? चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। मतलब क्या है कि भैया नींद किसको नहीं आती? मेरे को भी बहुत आती है, आपको भी आती है। हर एक उस शख्स को नींद आती है जो सोना चाहता है। ठीक, मैं चाहूँ तो मैं कभी भी सो सकता हूँ, मेरी मर्जी है, कभी भी सो सकता हूँ। मेरे को बहुत नींद आती है, आप लोगों को भी आती होगी। लेकिन टाइम है आपका, अगर आप इस टाइम को स्लीपिंग में गंवाना चाहते हो, आपकी मर्जी है भैया, मैं रोकने वाला नहीं। या फिर आप इस टाइम को क्या गोल्ड बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी। जो सो गया भाई वो तो गोल्ड बन नहीं सकता, सीधी सी बात है। और जो नहीं सो रहा है वो गोल्ड बनता है। ठीक है, कैसे कि भैया मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कितने टाइम स्टडी कर रहे हैं? 15 घंटे बताए थे, 13 से 15 घंटे मैंने बताए थे। सिटिंग पावर बताई थी, कैसे बनाई जाती है, कैसे नहीं। जो लोग इसका पालन कर रहे हैं, इस नियम धर्म का पालन कर रहे हैं, वो लोग मुझे लगता है कि वो अच्छे से अपने जो फ्यूचर है उसको सोना बना सकते हैं। अदरवाइज तो भैया सोने वाले तो सोते रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, चलो भैया आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। सोना अच्छी बात है, 6 घंटे सो, आपके पास खाना पीना पढ़ के सब कुछ करके आपके पास 6 घंटे बचते हैं, आराम से सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको 6 घंटे के अलावा आपके पास बहुत घंटे बचते हैं। ठीक है, तो उन घंटों को काम में लो, पढ़ने में, ऐसे बर्बाद करने में टाइम को काम में मत लो। ठीक है, तो अपन आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। अपन ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता के बारे में देखा, देखने वालों को देखा। अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे। अपन सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जो सिंपल था उससे अपन को वो चीजें अपन कॉम्प्लेक्स बनती जाएंगी। ठीक है, तो समझने में थोड़ी सी क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब ध्यान आपको ज्यादा केंद्रित करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, अब देखते हैं। कोशिका सिद्धांत था भाई साहब, किसी ने कोशिका के बारे में कहा क्या कि सबसे पहले एक स्लाइडेन नामक भाई साहब आए। स्लाइडेन नामक भाई साहब है, उन्होंने क्या कहा कि सभी जो पादप है, पादपों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या कहा है इन्होंने? सभी पादप कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। स्लाइडेन भाई साहब ने क्या कहा? सभी का शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसके बारे में कहा इन्होंने? पादपों के बारे में कहा। दूसरे साइंटिस्ट आए क्या? स्वान भाई साहब। स्वान भाई साहब ने क्या कहा कि भाई सभी पादपों का शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, तो सभी जंतुओं का शरीर भी किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या स्लाइडेन ने कहा कि सभी सजीवों का शरीर है, जो सभी पादपों का शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये क्या थे? वनस्पति विज्ञ थे, बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट।
यानी कि जंतु वैज्ञानिक थे और ये क्या थे, पादप वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो स्लाइडेन ने कहा कि सभी जंतुओं का, सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। स्वान ने कहा कि सभी जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन दोनों ने क्या किया, बात तो एक ही कही है भैया। अब सवान आपको ऐसे लगे कि क्या है ये, सवान नाम याद नहीं है कि बॉटनी और जूलॉजी में आप कंफ्यूज्ड हो जाओ, इसके लिए आपको क्या करना है कि सवान यानी क्या होता है आपका डॉग, कुत्ता, स्वान संस्कृत में बोलते हैं जिसको, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, तो एनिमल के अंदर शरीर में कोशिकाओं से बना होता है, स्वान ने कहा। और स्लाइडेन ने क्या कहा, बॉटनिस्ट है, सभी पादप कोशिकाओं का, पादप कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्लियर, यहाँ तक दो चीजें इन्होंने कही, स्लाइडेन और स्वान ने। अब मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया भैया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन व स्वान ने क्या किया, बात तो एक ही कही है, इन्होंने जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने जंतुओं के बारे में कह दिया, इन्होंने स्लाइडेन थे, क्या थे, सॉरी स्लाइडेन थे, ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने क्या कहा कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसलिए ये याद रखना, जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया, आपका स्लाइडेन एंड स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत तो दे दिया, बता दिया कि सभी जंतुओं व पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, प्लांट की बॉडी, वो सभी क्या है, सेल से मिलकर बनी होती है, सभी सेल से मिलकर के बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भैया, मान लिया। लेकिन जब इन साइंटिस्ट को पूछा गया कि सर सेल से मिलकर बनी होती है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन सर ये सेल है, ये कहां से बनती है, कैसे आती है, ऐसे तो है नहीं, बॉडी में एक ही सेल होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो ये कोशिकाएं हैं, ये आती कहां से है। इन्होंने, कुछ साइंटिस्ट ने इनसे पूछा तो इनके पास इनका कोई जवाब नहीं था भैया। एक चीज और याद रखना, 1838 के अंदर इन्होंने देखा और स्वान ने 1839 के अंदर ये चीज देखी। ठीक है, ये चीज बोली किसने, 1839 में, इसमें 1838 के अंदर। ठीक है, 1838 और 39 के अंदर इन दोनों ने क्या किया, इनको ये नाम दिया, सॉरी जो ये इन्होंने बताया। अब क्या था, इनकी वाली स्टोरी तो हो गई फेल। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये बात नहीं, ये दोनों ये बात नहीं बता पाए कि मान लिया कि पादप और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन ये कोशिकाएं आ कहां से रही है। ठीक है, इनको ये नहीं समझा पाए, तो इसके बाद दिया गया क्या, इस सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत दिया गया आपका आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या, आधुनिक कोशिका आधुनिक कोशिका सिद्धांत, यानी कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी गई। क्या, मॉडिफाइड सेल थ्योरी किन्होंने दी, रुडोल्फ रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या किया, आधुनिक सिद्धांत दिया। किसने, रुडोल्फ विर्च्यू ने आधुनिक सिद्धांत दिया आपका। इन्होंने बताया क्या कि हाँ, सजीवों का शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या, सजीवों का शरीर भैया कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
ये कोशिकाएं जब पूछा गया उन दो साइंटिस्ट को कहां से आई, जवाब नहीं दे पाए। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया जो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। उन्होंने क्या बताया, क्या जो मेरे पास कोशिकाएं पाई जा रही है, पहले से जो कोशिकाएं पाई जा रही है, उन्हीं के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। माना कि मेरे पास क्या है, ये कोशिका है मेरे पास, तो इस कोशिका से ये मेरे पास क्या है, मदर सेल है, यानी कि मात्र कोशिकाएं हैं। इसी से मेरे पास क्या बनेंगी, पुत्री कोशिकाएं, यानी कि डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो मदर सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन, इट मीन्स आधुनिक कोशिका सिद्धांत का कहना क्या है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। मिल गया भैया जवाब इसका। तो इसलिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। जब अपन कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपन देखेंगे एक मात्र कोशिका है, वो कैसे समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन करती है और माइटोसिस या मियोसिस करती है, और क्या बनाती है, डॉटर सेल बनाती है, यानी कि पुत्री कोशिकाएं बनाती है। एक ही मात्र कोशिका पुत्री कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे पुरानी कोशिका नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही है अपना आधुनिक कोशिका सिद्धांत। दो चीजें हो गई। अब कोशिका के प्रकार की बात कर लेते हैं। किसकी भैया, कोशिका के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो क्या है कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार कितने हैं, दो है भैया। कौन कौन से आप लोगों को पता भी होगा, प्रोकैरियोटिक, दूसरी कौन सी है, यूकैरियोटिक। दो कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी और यूकैरियोटिक कोशिका आपकी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका को डिफरेंस से देखेंगे अपन आगे। लेकिन जो सबसे पहले जीव आया वो कौन सी कोशिका से आया अपने पास, वो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका से, ठीक है। अपना जो निर्माण हुआ है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अपन कहां से आए, अपना कहां से निर्माण हुआ, इस चीज का अपने को पता होना चाहिए। तो क्या है, जैसे सूर्य पाया जाता है, क्या सन पाया जाता है, सूर्य पाया जाता है, तो क्या हुआ, जब इसके अंदर क्या हुए, जो एक सुपरनोवा है, क्या आया, सुपरनोवा आया। सुपरनोवा का मतलब होता है क्या, विस्फोट, ब्लास्ट। इसके अंदर क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ भैया। अब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने से क्या हुआ कि इसके आसपास धूल के कण इकट्ठे हो गए। ब्लास्ट हुआ, कहीं भी ब्लास्ट होता है तो वहां पे धूल के कण होते हैं कि नहीं होते, तो यहाँ पे धूल के कण क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। सूर्य के आसपास धूल के कण कलेक्ट हो गए। अब ये धूल के कण इसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होकर के इन्होंने क्या किया, एक एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट की ग्रेविटी, इतनी ग्रेविटी हो गई,
इन सारे जो धूल कण है इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पे एनवायरमेंट यानी कि वातावरण का आपका क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इस वातावरण से यहाँ पे क्या हुआ, वातावरण से यहाँ पे अर्थ का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसमें इसमें क्या हुआ, सूर्य के अंदर क्या है, क्रियाएं होती है, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटियम आता है अपना, हाइड्रोजन से क्या बना, हीलियम बना, ठीक है, ऐसे ही हीलियम से मीथेन बनी, ठीक है, ऐसी गैसों का फॉर्मेशन हुआ और एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन हो गया और ऐसे ही मिलकर के अपनी क्या बन गई, पृथ्वी बन गई। पृथ्वी को जिसको अपन क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, ये क्या बन गई, अपनी पृथ्वी बन गई। इस पृथ्वी पर अपने प्रोकैरियोटिक जीव आए। कुछ इस प्रकार से अपना ये क्या था, प्रोकैरियोटिक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक जीव आए कैसे। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आज सिर्फ इनका अपन नाम देखेंगे, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में सारा डिस्कस करेंगे। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, जैसे प्रोकैरियोटिक में मतलब होता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदिम। आदिम का मतलब होता है सुव्यवस्थित नहीं होना, यानी कि अरेंजमेंट सही नहीं होना, ठीक है। और यूकैरियोटिक मतलब होता है जिसके अंदर, और सॉरी इसके अंदर क्या है, कैरियन का मतलब क्या होता है अपना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्र, अर्थात केंद्र के बाहर जो केंद्रक झिल्ली है नहीं पाई जाती, जिसके अंदर केंद्रक है वो बिखरा हुआ मिलता है। केंद्रक में क्या मिलता है, डीएनए वगैरह, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, वो किस में मिलता है, केंद्रक में मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव में तो भैया न्यूक्लियस मिल रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक अब आपको पता चल गया होगा, जिसके अंदर क्या न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जो अपने पास यूकैरियोटिक जीव बोलते हैं। अर्थात केंद्रक के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक जीव बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव है, इन दोनों को अपन इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में देखा अपन ने, और न्यूक्लियस है उसके बारे में अपन ने क्या किया, डिस्कस किया। सिद्धांत अपना दिया गया था, उसके अंदर अपनी एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई, क्या, रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने ये रुडोल्फ विर्चो थे, वो क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो अपन ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ा है कि भाई पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, यह वर्ड किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम दिया। जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले हैं रुडोल्फ विर्चो, इसका मतलब ये जर्मन साइंटिस्ट थे और जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने ये बोला, जिसका अर्थ क्या होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं अंतर, भैया अंतर देख रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने बताया था कि प्रो है, प्रो का मतलब होता है प्रोकैरियोन, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब क्या होता है, केंद्रक। तो इसके अंदर सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, अपना आनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, वो बिखरा हुआ पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। इसका मतलब इसे प्रिमिटिव सेल कहेंगे अपन, यानी कि सुव्यवस्थित सेल नहीं है।
ये क्या एडवांस सेल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंदर सुसंगठित यानी कि जेनेटिक मटेरियल, प्रिमिटिव सेल और एडवांस सेल, इसको अपने एडवांस सेल बोल दिया। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होगी। भैया ये क्या अपना न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर अपना क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए वगैरह जो किसके अंदर होता है, अपना इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे ही संगठित नहीं होता, ऐसे ही सुसंगठित या सुव्यवस्थित नहीं होता, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। इसलिए इसके अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है। इसके अंदर सुव्यवस्थित केंद्रक का वो क्या होता है, उपस्थित होता है। यानी कि मैंने अभी बताया केंद्रक, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है तो इसके अंदर डीएनए आरएनए अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, सुव्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। मतलब इसके अंदर जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसके अंदर क्या है, नहीं पाए जाते। ठीक है, ये इसके अंदर क्या अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे केंद्रक वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। अब इसके अंदर 70S टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कि प्रोटीन बनाने की इकाई कौन है, राइबोसोम है। जो क्या है 70S सब यूनिट है, इसके अलग 30S 40S वो अपन अलग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर गति के लिए विशेष सेल पाई जाती है, विशेष सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। सॉरी, इसके अंदर सेल जो आपकी क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला इसके अंदर क्या पाई जाती है। ये क्या है, सीलिया और फ्लैजिला जो क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला होती है वो पाई जाती है। जैसे कोई भी एनिमल होता है, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह होते हैं, इसके अंदर जैसे इस टाइप से क्या मूवमेंट के लिए ऑर्गन पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीलिया या फ्लैजिला, जो कि इनको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मूवमेंट कराने के लिए सीलिया और फ्लैजिला पाई जाती है। इसमें बेटा ये अब्सेंट होती है, अपने अंदर जो यूकेरियोटिक एनिमल होते हैं इसमें अब्सेंट होती है। इसमें ऊर्जा देने वाला अंग होता है वो मीजोसोम पाया जाता है। क्या, मीजोसोम। क्यों? अभी मैंने बताया, जिन्होंने ध्यान दिया कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा देने वाला अंग है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग तो इसमें पाया नहीं जाएगा, तो एनिमल को ऊर्जा तो कहीं से मिलेगी, तो ऊर्जा देने के लिए इसके अंदर क्या होता है, मीजोसोम होता है, जो क्या करता है, इसको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अपने अंदर सिंपल सी बात है, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो अपने अंदर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जिसको अपन पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा अपन ने। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत देखा कोशिका का अपन ने, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल। ठीक है, और जो अपन ने क्या कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में देखा, इनके साइंटिस्ट के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, इसके आगे का लेक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आपसे क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। क्लास को कंटिन्यू करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज तो आपको ऊपर से जाएगा। अगर एक भी क्लास आपने मिस की है, मिस कर दी है, तो कोई बात नहीं है, आपको चैनल पे है, चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के लिए मैं क्लास को, आज की सभा को देता हूँ यहीं पे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।